हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री एडवांस मैथ का सबसे बड़ा टॉपिक है और इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज्योमेट्री का क्या रोल है, इसके मैं एग्जाम में वेटेज की बात करूंगा, कौन कौन से टॉपिक ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं चालू करूंगा आपको ज्योमेट्री। तो मैं बात करता हूँ कि ज्योमेट्री वैसे तो सबसे इजी है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि कोई मतलब 90% बच्चे तो बीच में हार मान लेते हैं। इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप मेरे साथ डटे रहना, जितना मैं कराऊँ उतना कर लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार आप मेरे साथ पूरी ज्योमेट्री पढ़ के देखिए। जितनी क्लासेस मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊंगा, आप उन सारी क्लासेस का एक बार आप देखिए। फिर उसके बाद में आप एसएससी का कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। मेरी गारंटी है, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। बशर्ते आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करना, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से पढ़ना। मैं वादा करता हूँ कि आपको फिर से ज्योमेट्री पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात करूँगा इस टॉपिक के वेटेज के बारे में। तो जितने भी प्री लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो इन सब में 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के फिक्स हैं, आते ही आते हैं हर साल। अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो पहले तो 100 क्वेश्चन आते थे। 100 में से 10 से 15 के अराउंड क्वेश्चन आते थे मेंस में। अब तो 30 क्वेश्चन हो गए मेंस में। तो अब भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मेंस में ज्योमेट्री के दिखाई देंगे, ये श्योर है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग वेटेज के हिसाब से पढ़ो इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी शिद्दत से पढ़ना। मैं वादा करता हूँ कि आपको फिर कभी ज्योमेट्री पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी भी टीचर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अतः आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहना। मैं ज्योमेट्री में लगभग आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी बोर्ड पर करवाऊंगा। खुद अपने हाथों से क्वेश्चन लिखूंगा, खुद सॉल्यूशन बताऊंगा, बाई ऑप्शन कैसे अप्रोच होगी क्वेश्चन की वो भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल आपको जीरो से लेकर टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। कोई भी स्टूडेंट कैसे भी बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, सीडीएस तक लेके जाऊंगा, सीजीएल मेन सीडीएस तक लेके जाऊंगा। बस शर्तें आप लोग मेरे साथ एक अच्छे से कोऑपरेट करना और शिद्दत से पढ़ना दोस्तों। बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, यकीन दिला रहा हूँ। आज तक यूट्यूब पे किसी ने 100% किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपसे, एक बार पूरी ज्योमेट्री मेरे से पढ़ के देखिए, उसके बाद में आप प्रीवियस ही लगा के देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने पूरी ईमानदारी से मेरे साथ पढ़े होंगे, मेरे साथ डटे होंगे, तो आप, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, ज्योमेट्री बिल्कुल 100% तैयार हो जाएगी आपकी। और मैं वादा करता हूँ कि आपको एडवांस पोर्शन जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा और आते मारते पूरी गणित मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा और पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊँगा। बस बशर्ते आपको मेरे साथ लगे रहना है बस। तो चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अब शुरू करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स, ये बेसिक है ज्योमेट्री का। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अगर आप समझ लोगे तो सवालों में बहुत ईजी लगेंगी आपको। तो मैं हेडिंग डालता हूँ लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स की बात करता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण। इसको हिंदी में बोलेंगे रेखा और कोण। इसको हिंदी में बोलेंगे रेखा और कोण। तो मैं इसमें बात करता हूँ, आप लोगों से इसमें बात करता हूँ कि बिंदु क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ आ गई बिंदु। इंग्लिश में लिख देता हूँ बिंदु। ये बाइलिंगुअल बैच है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट पे पॉइंट। पॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? एक ऐसी फिगर है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई मोटाई होती है, तो उस फिगर को अपन बिंदु बोलते हैं। क्या? एक ऐसी फिगर है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई मोटाई होती है, तो उस फिगर को अपन बिंदु बोलते हैं। बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
या फिर दूसरी ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त बना सकते हैं अपन जिसकी त्रिज्या लगभग 0 हो, तो उस फिगर को हम बिंदु बोलते हैं। जैसे कि मैंने बिंदु बनाया है, ये होता है बिंदु, तो साफ साफ दिख रहा है इसकी ना लंबाई है, ना इसकी मोटाई है, ना इसकी चौड़ाई है, तो ऐसी फिगर को अपन बिंदु बोलते हैं। बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेकंड में बात करता हूँ आपसे, सेकंड पे जो है लाइन की बात करता हूँ। लाइन क्या है? लाइन रेखा। रेखा लाइन क्या है? एक ऐसा फिगर जिसकी केवल लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है, ना उसकी मोटाई होती है, तो ऐसे फिगर को अपन रेखा बोलते हैं, लाइंस। जैसे कि मैंने एक रेखा डिनोट करी, ये एक रेखा हो गई। अब दिख रहा है ये रेखा मैंने मान ली सपोज करो पी क्यू, तो दिख रहा है इसकी सिर्फ लंबाई होती है, ना इसकी मोटाई है, मोटाई छोटी सी होती है उसको नगण्य मान लेता है, ना इसकी चौड़ाई है। तो इस जो फिगर बना है इसको अपन रेखा बोलेंगे। रेखा को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करता है। सपोज करो ये लाइन एल है, तो इसको डिनोट करेंगे अपन लाइन एल, ऐसे डिनोट करेंगे, तो ये रेखा हो गई। या फिर रेखा की मैं बात करूं कि यह एक छोटे छोटे बिंदुओं का समुच्चय होता है। रेखा एक छोटे छोटे बिंदुओं का समुच्चय होता है। जैसे कि मैंने एक बिंदु ये बना दिया, एक बिंदु ये बना दिया, एक बिंदु ये बना दिया, एक बिंदु बना दिया, तो ये एक रेखा बन जाएगी। ऐसे अगर बिंदुओं को अपन सटा के रख देंगे तो क्या होगा कि रेखा छोटे छोटे बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। ये बात करूँ, यहाँ से दिख रहा है कि लाइन का कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन बिल्कुल इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना तो पता नहीं है कहाँ से चालू हो रही है, ना इसका एंड पॉइंट पता नहीं है, तो इस फिगर को अपन रेखा बोलते हैं। ध्यान रखना, रेखा को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करता है। सेकंड बात करता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, ऐसे बन जाएगा। सेकंड बात करता हूँ मैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में बोलते हैं इसको रेखाखंड। रेखाखंड लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक फिक्स लंबाई की रेखा को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या? एक फिक्स लंबाई की रेखा को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक रेखा खींची, एक रेखा खींच दी मैंने, ये P और Q एक रेखा खींच दी। ये एक रेखा है, ना इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना इसका आखिरी पॉइंट पता है, ये रेखा खींच दी। मैंने इस रेखा पर दो बिंदु लिए, एक सपोज करो यहाँ पर एक बिंदु M ले लिया और यहाँ पर एक बिंदु M ले लिया। तो ये जो फिक्स, अब ये फिक्स कर दी मैंने, तो ये जो MN होगी ना, ये जो MN होगी ना, ये तो इसी को अपन बोलते हैं रेखाखंड, इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट लिखेंगे फिर MN लिखेंगे, तो लाइन सेगमेंट एक फिक्स लंबाई का टुकड़ा काटती है। अर्थात किसी भी रेखा में से एक फिक्स लंबाई का टुकड़ा काटिए तो उस फिक्स लंबाई को ही अपन रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इसके बाद मैं बात करूँगा मैं आपसे चौथे नंबर पर बात करता हूँ आपसे किरण। अब इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, ये होगी रे किरण। किरण क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं होता, तो उस लाइन को अपन किरण बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक रेखा खींच दी, एक रेखा खींच दी, इसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स कर दिया P और ये एंड पॉइंट पता नहीं है कितना है, तो इस लाइन को हम किरण बोलते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने इस लाइन पर मैंने एक बिंदु Q ले लिया, Q ले लिया एक बिंदु, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? PQ। अब P से Q की तरफ जा रहे हैं तो P से Q की तरफ ऐसे साइन लगा लेंगे। अब इसमें P तो फिक्स है लेकिन Q फिक्स नहीं है, Q कहीं भी हो सकता है, तो इस लाइन को अपन किरण बोलते हैं। ये किरण की परिभाषा हो गई। इनका इस्तेमाल नहीं है लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आप ध्यान रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। अब मैं बात करता हूँ आपसे, वे हो गया, अब बात करूँगा एंगल पे। पाँचवें नंबर पर बात करता हूँ मैं एंगल की। ये तो ऐसे ही नंबर डाल देना मैंने, एंगल हिंदी में बोलते हैं कोण। एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है? किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण बोलते हैं। क्या? किन्हीं भी कोई सी भी दो रेखा बनाओ तो उन दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव बनता है उसको अपन एंगल बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक रेखा ये बना दी, ये एक रेखा बना दी OA, और एक रेखा मैंने बना दी ये OB। ठीक है, ये OB बना दी, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में ये झुकाव है ना, इन दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव है, इसी को बोलते हैं एंगल। सपोज करो मैं
थीटा से डिनोट कर देता हूँ। तो क्या बोला, कोण की परिभाषा होगी, दो रेखाओं के बीच झुकाव को एंगल बोलते हैं। ठीक है, एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, ये एंगल का साइन बनाएंगे और जिस शीर्ष पर एंगल बनाया गया है उस शीर्ष को बीच में रखेंगे, तो ये इसका डिनोटेशन होगा। तो ये ए ओ बी, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल को अपन किस में मापते हैं, एंगल को अपन डिग्री में मापते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दी, ये वाली लाइन, ये एक लाइन खींच दी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को पूरा राउंड मार दूँ, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने बचपन में, अगर मैं इस राउंड पर पूरा राउंड मार दूँ, अर्थात ये पूरा राउंड कितने डिग्री का होगा, ये 360 डिग्री का होगा। ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये मैथमेटिशियंस ने माना है, अपनी मर्जी से माना है। अगर किसी लाइन पर अगर मैं ऐसे पूरा राउंड होगा तो 360 डिग्री का मानता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस पूरे राउंड को 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ, जैसे कि ये हो गया, तो इसको मैं 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दूँ, तो ये जो वाला एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, माना है। अभी सपोज करो जैसे कि मैंने एक लाइन और खींच दी, ये वाली लाइन, अगर मैं इस लाइन पर आधा गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल 180। ये अगर 360 है, 360 का आधा ही तो किया है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। क्या, अगर मैं सीधी रेखा पर एंगल बनाऊँ ऐसे, तो जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। तो ये एंगल्स की छोटी छोटी टर्मोलॉजी है जो अपन ने समझ ली। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगली चीज़, इसको भी बता देता हूँ मैं। एंगल्स में पढ़ेंगे, एंगल में ये है इसमें, तो मैं बात करता हूँ एंगल वाइज सेक्टर। उससे पहले मैं आपको एक तो चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने एक लाइन खींची, सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दी, इसको मैं ओ ए मान लेता हूँ। एक लाइन ये खींच दी मैंने, ये खींच दी, ओ भी मान लेता हूँ। तो जो ये वाला कोण बनता है, ये कोण होता है इंटीरियर एंगल। क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या इंटीरियर एंगल बोल देते हैं, सिर्फ एंगल ही बोल देते हैं इसको। तो ये तो होगा इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। बाह्य कोण की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगा बिल्कुल ईजी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल को कैसे बनाते हैं, सपोज करो मुझे शीर्ष के ऊपर एक्सटीरियर एंगल बनाना है। एक्सटीरियर एंगल की बाह्य कोण, बाहर की तरफ बनने वाला कोण, वो होगा एक्सटीरियर एंगल। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे ऊपर अगर एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो क्या करूँगा, मैं साइड ए ओ को आगे बढ़ा लूँगा। ठीक है, ये साइड ए ओ को मैंने आगे बढ़ा लिया। अब इधर तो इंटीरियर बन गया। अब इंटीरियर के अलावा ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल होगा वर्टेक्स ऊपर, ये एक्सटीरियर एंगल होगा वर्टेक्स ऊपर। तो मैंने यहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व की, जहाँ जहाँ इंटीरियर एंगल बनेगा वहाँ एक्सटीरियर एंगल जरूर बनेगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व कर लो, इंटीरियर एंगल ये होगा प्लस एक्सटीरियर एंगल ये होगा। तो इन दोनों एंगल्स के मैं सम की बात करूँ तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जैसे एक लाइन खींची, अगर ये वाला पूरा एंगल बनाऊंगा, ये स्ट्रेट बिल्कुल ये पूरी लाइन पर ये वाला एंगल बनाना है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, तो इसका मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इंटीरियर को मैं आई से डिनोट कर देता हूँ और एक्सटीरियर को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, कहीं भी सब जगह माना जाएगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों बता दिया मैंने आपको, ये एक सीधी लाइन पर बनते हैं, इंटीरियर एंगल से सटा हुआ एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ गए, ध्यान रखना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि एक सीधी लाइन पर बनते हैं, सीधी लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इसी में बात करता हूँ मैं। ये तो हुआ एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, आपको बता दिया मैंने। मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट स्टार्टिंग डालता हूँ मैं एंगल वाई सेक्टर। एंगल वाई सेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं एंगल यानी कि कोण। एंगल बाई सेक्टर यानी कोण संधिभाजक। एंगल बाई सेक्टर, इसके बारे में बताऊंगा आपको। कोण यानी कि एंगल, कोण हो गया कोण, सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी भाग। तो एंगल बाई सेक्टर क्या होता है,
एक ऐसी लाइन, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे तो उस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे तो उस लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मैंने सपोज करो एक एंगल बनाया, सपोज करो मैंने एक ये एंगल बना दिया एक, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये शीर्ष ओ हो गया, ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे तो उस लाइन को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन खींच दी, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया ना। अगर मैंने ये लाइन खींची सपोज करो ओपी, ठीक है, ये ओपी होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी ओपी, एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाएगी, मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी लाइन किसी एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, ये लाइन है इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे, ये नीचे वाला थीटा है ऊपर वाला भी थीटा है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर। मैं इसको नाम दे देता हूँ ओपी इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ओ। ओपी ओ का एंगल बाई सेक्टर है, ये इसका एंगल बाई सेक्टर की डेफिनेशन हो गई। फिर से समझ लो एंगल बाई सेक्टर क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे। अब इसी में मैं बता देता हूँ इसी में कि एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर वही हो गया, एक ऐसी लाइन जो किसी एक्सटीरियर एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दे तो उस लाइन को अपन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे कैसे, तो मैंने क्या बोला था, मुझे सिर्फ ऊपर एक्सटीरियर एंगल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं, इस भुजा को मैं आगे बढ़ा दूंगा, ये भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो इंटीरियर को छोड़कर ये वाला इस भुजा पर ये वाला जो एंगल बनेगा ना वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, सपोज करो इसको यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये ड्रॉ कर दिया, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो इसके ऊपर वाला ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, इसको ओ क्यू मान लेता हूँ, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ओ। मैं इसको नाम लेता हूँ ओ क्यू इज एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ओ। तो यहाँ ये कंफ्यूज मत हो ना, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर मतलब एंगल बाई सेक्टर बोल देते हैं। तो ओ क्यू इज एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ओ, तो ये ओ क्यू के क्या हो जाएगी, इस इंटीरियर इस एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाई सेक्टर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक थ्योरम है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से कंसेप्ट बता देता हूँ, इसे मैं आगे बताऊँगा, उससे बढ़िया तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या, तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर है और ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों एंगल्स के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोई बता सकता है मुझे, लगाओ सोचो कितना बनेगा, ये सब कुछ आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो सोचो कितना बनेगा। तो ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो गया। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में अगर मैं कोण की बात करूँ तो कोण कितने डिग्री का होगा, जी हाँ दोस्तों, वो कोण होगा 90 डिग्री का होगा। यहाँ से ये अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये अल्फा, ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर होगा। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। कन्फ्यूज नहीं होना, पिछले कंसेप्ट में मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैंने एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर नहीं बोला, मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसे, वो कैसे का मैं प्रूफ बता देता हूँ, वो प्रूफ मैं इधर बता देता हूँ आपको। प्रूफ मतलब कैसे आया, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर के बीच में 90 डिग्री कोण कैसे आया था। तो मैंने क्या बोला था कि कोई सी भी अगर सीधी लाइन होती है, जैसे सीधी लाइन होती है, सपोज करो सीधी लाइन मैंने खींची, तो ये जो वाला एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, ये 180 डिग्री का बनता है। इस पूरी रेखा पर ये जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो ये मैं अगर इस एंगल की बात करूँ, इस पूरी रेखा पर अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होगा ना। तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये थीटा है, थीटा, तो यहाँ से क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये पूरी लाइन पे ये वाला एंगल कितने स्ट्रेट एंगल बनेगा, पूरा कितने होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ से बात करूँगा तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री आएगा।
यहाँ से ये निकल के आता है। क्या बोल रहा था, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये अगले कंसेप्ट की बात करता हूँ मैं। दोस्तों धीरे धीरे अपन ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे और हर एक चीज़ का मैं प्रूफ बताऊंगा, मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा प्रूफ बताऊंगा। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, इससे बार आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल यूट्यूब पे शायद मुझे लगता है कि ये ज्योमेट्री की पहली वीडियो होगी, फ्री वीडियो, जो कि 100% कंटेंट के साथ होगी। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, मेरे से एक बार पूरी ज्योमेट्री खत्म करना, और एक भी प्रीवियस ईयर आपसे ना हो ना, अगर मैंने नहीं कराया हो ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, पूरी ज्योमेट्री पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना। शायद ये ज्योमेट्री की पहली ऐसी क्लास होगी जो 100% मिलेगी आपको। किसी भी टीचर के पास चले जाना, कोई भी ज्योमेट्री 100% फ्री में पढ़ा ही नहीं सकता, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। मेरे पास आए हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ना, और वादा करता हूँ कि ज्योमेट्री पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करूँगा और एंड लेवल तक लेके जाऊँगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अगले वीडियो में। एंगल्स की परिभाषा मैंने आपको समझाई। एंगल की अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल। वैसे ही चीज़ें आपने पढ़ी होगी, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, वैसी चीज़ें आपने पढ़ी होगी शायद। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, तो पहले एंगल की बात करता हूँ मैं, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल की बात करता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है ना, न्यून कोण। तो मैं न्यून कोण की बात करता हूँ। अक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस कोण को अक्यूट एंगल बोलते हैं। आप हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, तीसरी चौथी पांचवी सब जगह पढ़ाते हैं ये अक्यूट एंगल। एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा है, तो उस एंगल को अपन अक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक एंगल बनाया थीटा, तो थीटा अगर ये अक्यूट एंगल है तो थीटा का मान कितना होगा, ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन का साइन होता है तो पता है ना आपको, और 90 डिग्री से छोटा हुआ, तो इस वाले एंगल थीटा को क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। अक्यूट एंगल आता है एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो उस कोण को अक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरे कोण की बात करता हूँ। इसलिए मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ अक्यूट एंगल का क्या होता है। जैसे कि सपोज करो मैंने एक एंगल बनाया ये वाला, ठीक है, ये ओ ए, ये ओ ए रख दीजिए, ओ बी रख दीजिए। अगर सपोज करो ये वाला एंगल अगर कितना 48 डिग्री का, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे एंगल पे। बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और 100% लेके जाऊंगा मैं। ज्योमेट्री बड़ा टॉपिक है मानता हूँ, लेकिन आप पूरा देखिए, एक तो आप 10 टीचर के पास जाओ, अलग अलग टीचर के पास जाओ, कभी आपकी ज्योमेट्री खत्म नहीं हो सकती। ये मैं आप लोगों से दावे से बोल सकता हूँ। बिल्कुल मेरे से पढ़ो, 100% पढ़ो। ठीक है, अगर मेरे पे बिलीव नहीं हो तो मेरे से पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाओ, मैं वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर में। हाँ, रियल बोल रहा हूँ, बहुत रिसर्च करके आया हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है मैंने। तो ये कंटेंट आपके लिए बिल्कुल 100% फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, दूसरे की बात करता हूँ मैं, दूसरे एंगल की बात करता हूँ। तो दूसरा क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में बता देता हूँ। राइट एंगल सीक्वेंस में चलेंगे ना बिल्कुल। राइट एंगल समकोण, इसके बारे में सब जानते होंगे, लेकिन ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये समझना ज़रूरी है। सवाल में कोई रोल नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आगे कैसे समझ पाएंगे। तो समकोण क्या होता है, पढ़ा होगा आपने समकोण क्या होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। क्या 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एंगल लिया थीटा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो ये कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। जैसे कि मैं बनाता हूँ, मैंने एक रेखा ये खींची और एक रेखा ये खींची, सपोज करो ये ओ ए हुआ और ये ओ बी हुआ। ठीक है, अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में ये वाला कोण 90 डिग्री का है,
ठीक है। ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का है तो मैं क्या बोलूँगा कि ओ ए और ओ बी के बीच में ये कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसको बोलते हैं समकोण। क्या? समकोण बोलते हैं। अब इसी में राइट एंगल में बता देता हूँ कि लंब क्या होता है। लंब इंग्लिश में बोल देते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसी में बोल देता हूँ, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर कोई दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो अपन बोलेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। क्या? अगर किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। सपोज करो मैंने एक लाइन ये खींच दी, ठीक है, और एक लाइन ये खींच दी, मैंने क्या बोला, अगर इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत होती है। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये ए, जैसे सपोज करो मैंने ये खींच दी ए बी और ये लाइन बोल दी पी क्यू, तो अगर मैं इनको डिनोटेशन करूँ, उनका बताऊँ, दर्शाऊँ कैसे, तो ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत है। ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये लंब होगा, लंब कुछ नहीं है, 90 डिग्री कोण को लंब बोलता है। अगर किसी भी दो लाइन्स के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के लंबवत होगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एंगल की बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट एंगल की बात करता हूँ ऑब्टूस एंगल, इसकी बात करता हूँ। ऑब्टूस एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। नहीं, त्रिभुज नहीं, ऑब्टूस एंगल को अधिकोण बोलते हैं। अधिकोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एंगल ले लिया, ठीक है, अगर इसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा? इस एंगल को ऑब्टूस एंगल बोलूँगा। क्या? एक ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बना लेता हूँ, ठीक है, ऑब्टूस एंगल का मैं एग्जाम्पल बना लेता हूँ। मैंने क्या बोला था दोस्तों, ऑब्टूस एंगल भी कई बच्चों को बनाने में डिफिकल्ट होती है, तो आज मैं बिल्कुल बताता हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने ये बोला, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, थोड़ा टेढ़ा बन गया, जैसे कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल अभी थोड़ी देर पहले पीछे बनाया था 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। तो मैंने क्या बोला कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो मैंने क्या बोला था? ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल पूरा कितने होगा? 180 डिग्री का। तो मैंने क्या बोला था कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री तो यही होगा, 90 डिग्री पर तो समकोण होगा और 180 डिग्री पर तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बनाना है, इन दोनों के बीच में या बना सकता हूँ मैं, 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 या बना, तो ये सारे ही ऑब्टूस एंगल हो गए। ठीक है, ये सारे ही ऑब्टूस एंगल हो गए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऑब्टूस एंगल का। ये मैंने एक लाइन खींची ओ पी एक लाइन खींची और ये वाला एंगल बना दिया मैंने। सपोज करो ये वाला एंगल अगर 132 डिग्री का बना है, तो इस 132 डिग्री, तो इस एंगल को बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? ऑब्टूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, बात करता हूँ नेक्स्ट एंगल की। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम से समझ में आएगा। मैं बात करता हूँ कि चौथा एंगल है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को अपन हिंदी में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण बोल देते हैं, सीधा कोण। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे बता रहा हूँ, नीचे जाओ। तो स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण क्या होता है? आपको बताया था एग्जैक्ट 180 डिग्री के कोण को अपन स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा, बिल्कुल ऐसे सीधा कोण बने, तो उस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन खींच दी, एक लाइन खींची, ठीक है,
तो मैंने बताया था ये पूरा राउंड घूमते हैं तो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। अगर मैं आधा राउंड घूमूँ तो कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो ये आधा ही राउंड घूमा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आधा ही राउंड घूमा, ये आधा ही राउंड। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री का। तो इसी एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण बोलते हैं। क्या, एग्जैक्ट 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सीधा कोण बोलते हैं, ठीक है। बात करता हूँ अगले एंगल की बात करता हूँ मैं। पांचों पे बोल देता हूँ मैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की परिभाषा आती है आपको, आती होगी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वृहत कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो, क्या 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एंगल लिया थीटा, सपोज करो अगर ये थीटा का मान 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो इस वाले कोण को क्या बोलेंगे अपन, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अर्थात वो एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बना देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल का, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी, चित्र बनाना में मैं बता रहा हूँ कैसे। मैंने क्या बोला कि एक सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। अगर सपोज करो मैं ये वाला एंगल बनाऊँ, तो अभी आपको बताया था 180 डिग्री का होगा, अगर ऊपर जाऊँगा तो 90 डिग्री का होगा, अगर इधर जाऊँगा 90, तो ये वाला एंगल, ठीक है, 180 डिग्री का हुआ है। तो सपोज करो मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है, ये एक लाइन खींच दी मैंने, तो ये वाला तो 90 डिग्री का होगा, तो ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बन जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो 180 डिग्री का हो जाएगा, और 180 से बड़ा लेना है, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा लेना है। तो सपोज करो ये वाला एंगल बना दिया, और ये एंगल 122, ये एंगल सपोज करो 192 डिग्री का है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे अपन, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, जो कि 192 की रेंज क्या है, 180 से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। तो इस वाले एंगल को 192 क्या बोलेंगे अपन, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अगला एंगल डिस्कस करता हूँ आपसे। बेसिक सी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होगी बेशक, बट कई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ भी ली होगी, तो आज रिवीजन हो रहा है आपका। तो मैं बात करता हूँ लास्ट एंगल की, बात करूँ कंप्लीट एंगल। हर चीज़ मैंने सीक्वेंस पे तैयार की है, हर चीज़ सीक्वेंस पे तैयार की है, हर चीज़ आपको पैटर्न वाइज मिलेगी, बिल्कुल टाइप वाइज मिलेगी। तो मैं बात करता हूँ कंप्लीट एंगल की, बात करता हूँ। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये भी आप सब लोग जानते होंगे। कंप्लीट एंगल हिंदी में बोल देंगे इसको पूर्ण कोण बोल देंगे, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण बोल देंगे। तो क्या होता है कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री के कोण को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। मैंने बोला था ना, पूरा राउंड अगर बना देंगे तो पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है। जैसे कि कैसे, जैसे कि मैंने एक लाइन खींची, अगर इस लाइन पर मैं पूरा राउंड ऐसे घूम जाऊँ, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा कंप्लीट एंगल, हो जाएगा कंप्लीट एंगल, हो जाएगा मतलब एग्जैक्ट 360 डिग्री के कोण को अपन कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो एंगल है, बट ये मैं इनका फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको। अक्यूट एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है अक्यूट एंगल कहलाता है। 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो सारे अक्यूट एंगल कहलाते हैं। राइट एंगल की बात करता हूँ, एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करता हूँ, वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटे हैं, उन सारे एंगल्स को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल की बात करता हूँ, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा कोण, मैंने क्या बोला, लाइन वाला एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। बात करता हूँ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वृहत कोण, नाम से ये वृहत नहीं बड़ा होगा, शायद 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब कंप्लीट एंगल की बात करता हूँ, तो पूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री कोण को कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका मैंने रिविजन करा दिया, शॉर्ट रिविजन हो गया। ये चीज़ें तो हो गई जो अपने बचपन में पढ़ी होगी। नेक्स्ट एंगल की बात करता हूँ, इसी में है टाइप ऑफ एंगल्स में है वर्टिकली अपोजिट एंगल, पढ़ा हुआ है ये भी आपने। वर्टिकली, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बोलता है। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। दिख रहा है ना इधर, शीर्षाभिमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ठीक है, सपोज करो मैंने एक लाइन ये खींच दी, ठीक है, अब दूसरी लाइन ये खींच दी, तो ये लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती है। अगर ये दोनों लाइन समांतर नहीं है तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी। सपोज करो ये ऊपर काटती है, तो मैंने इस एंगल, सपोज करो यहाँ पर काटती है, इस बिंदु पर काटती है, ये लाइन मान ली मैंने ए बी मान ली, और ये लाइन मान ली पी क्यू मान लिया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो आमने सामने के कोण बन रहे हैं, सपोज करो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। इन एंगल को बोलते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या? अगर किन्हीं भी दो लाइन खींचे, अगर वो जहाँ पर भी काट रही है तो उनके जो दोनों आमने सामने कोण होते हैं वो दोनों बराबर होंगे, और वो दोनों कोण को अपन शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। शीर्षाभिमुख नाम से थोड़ा वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली यानी शीर्ष, ये शीर्ष पर बनने वाला कोण, ये शीर्ष, तो आमने सामने के शीर्ष पर बनने वाले कोण को क्या, तो आमने सामने के बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल का शीर्षाभिमुख कोण बोलता है। तो ये हो गया, अगर कोई भी किन्हीं भी दो लाइन खींच, दोनों लाइन जहाँ पर भी काटती है तो उसके जो आमने सामने कोण बनते हैं उन दोनों कोण को अपन वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण करते हैं, और वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कैसे, अगर मैं इसका छोटा सा बता दूं कैसे आए तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब ये एंगल थीटा हो गया, सपोज करो ये, यही तो है, ये वाला एंगल ये है। अगर सपोज करो ये लाइन खींच दी मैंने, ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितने का बचा? ये वाला कितना? मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन मतलब होता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितने का बचा? फिर ये बचेगा 180 डिग्री माइनस थीटा का बचेगा ना, पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया? ये 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ है। ठीक है, अब मैं लाइन पी क्यू की बात करता हूँ, ये लाइन हो गई पी क्यू। ठीक है, ये लाइन हो गई पी क्यू। अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री का है, 180 डिग्री माइनस थीटा का, तो ये वाला एंगल कितना बचा? ये भी सीधी लाइन हो गई, तो ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का बचा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये वाला एंगल थीटा बचेगा, ये वाला थीटा बचेगा। आगे आमने सामने कोण बराबर, तो क्या परिभाषा हो गई? कोई सी भी दो लाइन खींच दी, वो दोनों लाइन जहाँ पर भी एक दूसरे को काटती है तो वहाँ पर जो आमने सामने कोण बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सब चीज़ें इस्तेमाल होगी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे आपको। तो ये तो बात हो गई छोटी सी डेफिनेशन की, छोटी छोटी डेफिनेशन। अब मैं शुरू करता हूँ, ये तो कंसेप्ट है वो पढ़ लो, फिर मैं उन कंसेप्ट से ही रिलेटेड आप लोगों को सवाल करवाऊँगा। बिल्कुल जितना पढ़ाऊँगा, जितने कंसेप्ट कराऊंगा उसी के सवाल तुरंत कराऊंगा, फिर कंसेप्ट फिर सवाल, फिर कंसेप्ट फिर सवाल, ऐसे ज्योमेट्री खत्म होगा पूरा अपना। तो मैं बात करता हूँ आपसे, एक कंसेप्ट है ये और पढ़ लीजिए आप, न्यू कंसेप्ट है, एक न्यू कंसेप्ट। किसी भी ट्राइंगल के आप उस ट्राइंगल के किन्हीं भी दो शीट्स पर दो बाह्य एंगल बनाइए। किसी भी ट्राइंगल के किन्हीं भी दो शीट्स पर दो बाह्य एंगल बनाइए, तो उन दोनों बाह्य एंगल का सम जो होगा ना वो 180 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल बचा जिसका अपन ने कुछ भी नहीं खींचा उसके सम के बराबर होगा। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ चित्र के माध्यम से जब आएगा। तो मैंने क्या बोला, कोई सा भी आप ट्राइंगल बना दीजिए, जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये वाला शीट्स ए मान लिया मैंने, ठीक है, ये वाला शीट्स बी मान लिया, और ये वाला शीट्स मैंने सी मान लिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस ट्राइंगल की किन्हीं भी दो शीट्स पर आप दो बाह्य कोण बना दीजिए। सपोज करो मैं बी और सी पर दो बाह्य कोण बनाता हूँ, तो बी पर बाह्य कोण कैसे बनेगा? आप ए बी भुजा को इधर बढ़ाया, तो ये वाला जो एंगल होगा वर्टेक्स बी पर एंगल ए बी सी का बाह्य कोण होगा। सपोज करो अगर एंगल मैं एंगल सी पर बाह्य कोण बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? इस वाली साइड को आगे बढ़ा दूंगा, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये सी पर ए बी सी का बाह्य कोण होगा। मैं लिख भी देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, इधर भी लिख देता हूँ एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। ठीक है, वर्टेक्स बी हो गया। ठीक है,
अब ये वाला एंगल ए माना, इस वाला एंगल को मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री प्लस जो तीसरा एंगल बचा है, तीसरा एंगल का एक्सटीरियर एंगल जो एंगल बचा है प्लस उसको डिवाइड कर देंगे तो उनके सम के बराबर होता है। क्या बोला था, किसी भी ट्राइंगल, दुनिया का कोई सा भी ट्राइंगल बना लीजिए आप, किसी भी ट्राइंगल के किन्हीं भी दो सीट्स पर, जरूर नहीं है आप बी और सी पर खींचो, आप ए पर भी खींच सकते हो, बी पर भी खींच सकते हो, आप ए पर भी खींच सकते हो, सी पर, आप ए पर भी खींच सकते हो और बी पर भी खींच सकते हो। किन्हीं भी दो सीट्स पर दो बाह्य कोण बनाए तो उन दोनों बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी, उन दोनों बाह्य कोण की वैल्यू होगी उन दोनों सीट्स पर जो एक्सटीरियर, उसको अलावा जो तीसरा एंगल बचा है ना 180 डिग्री प्लस वो तीसरा एंगल के सम के बराबर होगी। तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, किसी भी ट्राइंगल के किन्हीं भी दो शीट्सों के दो एक्सटीरियर एंगल बनाए तो उन दोनों एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री प्लस वो जो तीसरा एंगल बचा है उसका योग होगा। अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ से आया तो बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इसका प्रूफ जान लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसे मैं बता देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करो अगर ये वाला एंगल बी है, एक्सटीरियर एंगल बी मान लिया, और सपोज करो ये वाला मैंने इंटीरियर एंगल सी मान लिया, ये सीट्स बी का इंटीरियर एंगल मैंने बी मान लिया और सीट सी का इंटीरियर एंगल मैंने सी मान लिया। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, सीट्स बी पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस बी होगी कि नहीं होगी। अगर ये बी है तो पूरा स्ट्रेट लाइन हो गई ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला एंगल बी है तो ये कितना बचा 180 डिग्री माइनस बी बचा। अब जैसे सीट सी पर मैं एक्सटीरियर एंगल लिखता हूँ, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल सी होगी। ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई ना, ये पूरा 180 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल सी हो गया तो ये कितना बचा 180 डिग्री माइनस सी बचा कि नहीं बचा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से इनका सम की बात करूँगा 180 डिग्री, ऐसे लिख देना 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये ऐसे लिख देता हूँ, माइनस के अंदर कौन होगी माइनस बी माइनस सी तो है, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों में 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा किसी भी ट्राइंगल के। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मैं इधर ही बता देता हूँ, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, सपोज करो एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ये इस ट्राइंगल का एंगल ए मान लिया, ये इस ट्राइंगल का एंगल बी मान लिया, ये इस ट्राइंगल का मैंने एंगल सी मान लिया, ठीक है, इस ट्राइंगल मैंने सी मान लिया। तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों पे 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हो गया ना। अब मैं बात करता हूँ आपसे, अगर यहाँ से मैं एंगल ए निकालूँ तो कितना आएगा, एंगल ए निकालूँ तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी नहीं आ जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो 180 डिग्री, यही तो एंगल ए है, 180 डिग्री प्लस ये आ गया ना, तो यही तो आ गया यहाँ पे। तो क्या प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था, किसी भी ट्राइंगल के किन्हीं भी दो शीट्स के आप दो एक्सटीरियर एंगल बनाओ तो उन दोनों एक्सटीरियर एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री प्लस जिस सीट्स पर एक्सटीरियर एंगल ने बनाया उस सीट्स का योग होगा, ठीक है। ये इसकी थ्योरम हो गई। मैं इस थ्योरम पर आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाएगी, चीज़ और क्लियर हो जाएगी। भाई ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आता है इससे सवाल, फिर ही मतलब तुरंत ऐसे भी एज ए कैसे पूछेगा। मैं इस पर क्या है कि बीच में से पूछ लेगा, 2-3 सवालों को मिक्स करके पूछेगा। जैसे कि मैं ब्लैक पेन का यूज़ कर लेता हूँ, रेड पेंसिल ले लेता हूँ। जैसे कि ये एक ट्राइंगल ले दिया आपको ए बी सी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ले दिया ए बी सी ले दिया, ठीक है। सपोज करो ये वाला एंगल 36 डिग्री का है, 36 डिग्री का है। अब मैं इस एंगल बी पर तो बनाऊंगा बाह्य कोण, इस सीट्स बी पर बनाया मैंने बाह्य कोण, ये वाला एंगल बना दिया एक्सटीरियर एंगल, और सीट सी पर बनाई है ये एक्सटीरियर एंगल बना दिया, सीट सी पर ये एक्सटीरियर एंगल बना। तो मैं पूछूंगा कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा। ऐसे कैसे आ जाएगा एग्जाम में, ऐसे कैसे पूछता है, बिल्कुल। ये एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल के दो सीट्स पर दो एक्सटीरियर एंगल बनाइए, दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम पूछेगा आपको और एंगल ए गिवन होगा। तो क्या आएगा, सोचो आप जरा, क्या आएगा। कर लिया आप लोगों ने, अभी अभी तो बताई थी यार, पीछे थ्योरम बताई थी।
सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन चाहता है बस। जी हाँ दोस्तों, 216 डिग्री होगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों एक्सटीरियर का सम कितना होगा, इन दोनों एक्सटीरियर का सम कितना होगा, वो जो सम होगा, ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ ना, इन दोनों एक्सटीरियर का सम कितना होगा, 180 डिग्री प्लस ए, यहाँ से 180 डिग्री तो है, ए का मान कितना दे देगा 36, तो कितना होगा 180 प्लस 36, 216 डिग्री होगा। जी हाँ, इसका मान 216 आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल पूछता हूँ मैं आपसे इसे में, अब की बार रिवर्स पूछता हूँ। सपोज करो ये मैंने एक एंगल बना दिया ABC, ठीक है, ये मैंने एंगल बना दिया, ये शीट सी पर मैंने एक्सटीरियर एंगल खींच दिया, और ये शीट सी पर मैंने एक्सटीरियर एंगल खींच दिया। इन दोनों एंगल का सम मुझे दे रखा है, इन दोनों एंगल का सम दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है, सपोज करो 230 डिग्री दे रखा है। इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम 230 डिग्री दे रखा है। अब मैं बात करूँगा आपसे एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी। सोचो, आगे पीछे दोनों तरफ से मैंने आपको एग्जाम्पल पूछ लिए, करो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आ गया सबका, देखो इधर ध्यान से। तो मैंने क्या बोला था, ये जो सम होगा इसका मान कितना होगा, इस सम का मान कितना होगा, 180 डिग्री प्लस ए होगा ना, प्लस एंगल ए होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से सम कितना दे रखा है अपने को, 230 डिग्री दे रखा है, और ये 180 डिग्री दे रखा है, प्लस ए तो निकालना ही है मुझे ए, तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 इधर आएगा, 50 तक आएगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये इस थ्योरम का यूज हो गया। मतलब कैसे पूछ सकता है, दोनों का सम देकर आपको एक मान पूछ लेगा। अब दोनों का एक का मान देके दोनों का सम पूछ लेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। मैंने आपको देखो इस थ्योरम को मैंने आपका बिल्कुल डेफिनेशन बताई, इसका प्रूफ बताया, इस पर दो एग्जाम्पल दे लिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज की। बिल्कुल ही जीरो लेवल से शुरू करूँगा, यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, पूरी शिद्दत से पढ़ना। ज्योमेट्री टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला आपका, यकीन दिलाऊं दोस्तों। इतना बड़ा टॉपिक है, आप बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं पूरा टॉपिक कवर करूँगा। और मैं यकीन दिला रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ज्योमेट्री के बारे में, शायद सुन के थोड़ा लगेगा जी कि यार ने फ्री में कैसे पढ़ा रहा है, कि आज से मतलब 2016 तक, उससे पहले आपको ध्यान होता है CGL ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था। मतलब SSC की सारी एग्ज़ाम ऑफलाइन होती थी, पता है। तो उस टाइम से पहले मुखर्जी नगर में सिर्फ ज्योमेट्री की ऑफलाइन क्लास चलती थी, सिर्फ ज्योमेट्री की, और वो शायद 600 से 700 क्वेश्चन करवाते थे मुश्किल से, वो भी। और उनकी फीस होगी शायद 2 से 2,500 के बीच में होगी। अब देख लो, सिर्फ ज्योमेट्री की कोचिंग चलाते थे, सिर्फ ज्योमेट्री के बैच चलाते थे, और उस बैच की 2-2,500 रुपये फीस थी। देख लो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री। वाकई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इंस्पेक्टर बनना है, तो भैया ज्योमेट्री में आप कुछ स्किप नहीं कर सकते, भले ये टॉपिक कितना ही लेंथी हो। लेकिन ये टॉपिक, अरे आप देखो ना यार कि टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। हर कोई बच्चा कवर नहीं कर पाएगा ज्योमेट्री, मैं यकीन दिला रहा हूँ। हर कोई बच्चा कवर कर भी नहीं सकता, करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना पेशेंस ही नहीं होगा। तो मैं यकीन दिला रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बिना ज्योमेट्री पढ़े आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा यार। गणित में बात कर रहा हूँ, अगर गणित में आपको अच्छा स्कोर करना है तो ध्यान, अभी सपोज करो जैसे कि मेंस में 30 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, मेंस में 30 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मेंस में ज्योमेट्री में से, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री पढ़ ली, मेंसुरेशन पूरी ज्योमेट्री है, जिसने ज्योमेट्री पढ़ ली वो मेंसुरेशन आसानी से कर लेगा। अगर मैं ऐसे बात करूँ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के, तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन आएंगे, 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 7 तो मैक्सिमम आएंगे, मतलब 6 तो आएंगे मिलेंगे, 30 में से 6 क्वेश्चन फिक्स हो गए। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया तो मेंसुरेशन 2D आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेंसुरेशन 2D का बेसिक यही कवर हो जाएगा। तो फिर वहाँ तो सिर्फ आप लोगों को पेन कॉपी लेके उतारना है बस, इतना दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए बेसिकली ज्योमेट्री से दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, मेंसुरेशन भी ज्योमेट्री से, मतलब 6-7 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे 30 में से। अब आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरे मन से पढ़ना पड़ेगा। बेशक ये टॉपिक बड़ा है और मैं 100% पढ़ाऊँगा, तो आपको इतना लेंथ लगेगा कि शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा।
जिस बच्चे ने भी ज्योमेट्री पढ़ा है, जहाँ कहीं से भी पढ़ के आया है और मेरे से ज्योमेट्री पढ़ेगा, मैं यकीन दिला रहा हूँ कि 20% चीज़ें तो नहीं पढ़ेगा यहाँ पे। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी टीचर के पास चले जाओ, मेरे पास पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बट बेशक ये टॉपिक लेंथी जाएगा, बट मैं वादा करता हूँ कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंट रोल बता दिया कि इसके बने बिना आप मैथ में अच्छा स्कोर क्या है। अगर आप ओबीसी जनरल में होंगे तो बिना इसको पढ़े आप सिलेक्शन इंस्पेक्टर तो बन नहीं पाओगे आप, क्योंकि गणित और रीजनिंग ही बच्चों के ऐसे टॉपिक हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें वो आउट ऑफ नंबर ला सकता है और लाते भी हैं। तो ध्यान रखना, अगर इनमें ही आप मार्क्स खा गए तो फिर तो भैया इंस्पेक्टर तो बनना दूर के बाद आप सीजीएल की कोई छोटी मोटी पोस्ट भी नहीं ले पाओगे। तो इतना इम्पोर्टेंट अगर आप लोगों ने वाकई में ठानी है कि सीजीएल निकालनी है तो इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर पाओगे। इस चैप्टर के मैं पूरी एडवांस पूरी अर्थमेटिक यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊँगा, बिल्कुल एक भी वीडियो मिस नहीं करूँगा, आपकी पूरा 100% कंटेंट डिलीवर करूँगा। बस बेशक बस शर्तें हैं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए। दोस्तों को बताना यार, इतनी सारी चीज़ कोई आदमी इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा है, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा है, तो आप अपने दोस्तों को बताओ ना कि इस 100% पढ़ाऊँगा मैं, यकीन दिला रहा हूँ। आप मेरे से पढ़ने के बाद पीरियड से लगा देना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जो कंटेंट मैंने तैयार किया, जितनी क्लासेस में आपको अवेलेबल कराऊंगा, आपको खुद लग जाएगा यार इतना पढ़ने के बाद तो छूट ही नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ने दूंगा मैं। तो चलो बात करता हूँ, बीच बीच में ऐसे आपको बताऊंगा ना तो आपको भी थोड़ा ना इस टॉपिक की अवेयरनेस बोलते अवेयरनेस बढ़ेगी, इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करता हूँ अगले हेडिंग में बात करता हूँ मैं। अब बस दो डेफिनेशन हो गए, उसके बाद मैं आपको बताऊँ सवालों के अप्रोच, सवाल कैसे सॉल्व करता है, बिल्कुल इजी में बताऊँगा। अब आप लोग भी थोड़ा होंगे सर कितना पढ़ाएंगे, कितनी बेसिक चीज़ें कराएंगे, बिल्कुल मैंने बोला था आपको पहले बेसिक से पढ़ाऊँगा और लास्ट CGL CDS तक लेके जाऊँगा मैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सब कुछ एंगल्स में चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। बात करूँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटि पूरक। ये पूरा कोण ही बोल लेते हैं, एग्जाम में दोनों लिखा सकता है, तो आप चिंता नहीं हो, दोनों को मतलब एक ही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटि पूरक होगा। कोई से भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कोटि पूरक, ये पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्या बोला, कोई से भी ऐसे दो एंगल उठा लीजिए, अगर उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे सपोज करो मैंने एक एंगल ये बना दिया, ठीक है, ये एंगल बना दिया, ये एंगल हो गया। अब सपोज करो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, नाम दे देता हूँ मैं AOB, और एक लाइन ये OP ड्रॉ कर दी। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये बीटा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से 90 डिग्री का है पूरा, तो यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री होगा। तो मैं बात करूँ, मैंने क्या बोला था, कोई से भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री में से घटा के निकालेंगे, क्योंकि क्या बोला था कि दोनों पूरा कोणों का जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे, एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा आपको 55 डिग्री। अब मैं बोलूँगा आपसे 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। तो कभी भी किसी भी एंगल का पूरा कोण निकालना है तो 90 डिग्री में से घटाएंगे। तो इस 55 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, वो इस ऐसे निकालेंगे, 90 डिग्री में से 55 डिग्री घटाएंगे, 90 में से 55 गया तो कितना आएगा, 35 डिग्री आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 55 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 55 डिग्री का पूरा कोण 35 डिग्री होगा, या ऐसे बोल सकता हूँ 35 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 55 डिग्री होगा। अर्थात किसी भी एंगल का पूरा कोण निकालना तो हमेशा 90 डिग्री में से घटाएंगे। ठीक है, ये पूरा कोण होगा।
हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक और इजी वे में समझाऊंगा। अब तक मुझे शायद लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल, इसी में मतलब दूसरे इसी में है, एंगल्स नहीं चल रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूँ मैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, कोई से भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या पूरक कोण क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। और संपूरक कोण क्या होगा, कोई से भी ऐसे दो एंगल्स जिनका आपस में सम 180 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये 180 डिग्री होता है, ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ये आपको बताया था। मैंने सपोज करो एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये सपोज करो ये ए बी एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये ए पी ड्रॉ कर दी। अगर सपोज करो ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल बीटा बना, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। तो मैंने तो ये दोनों अल्फा और बीटा ये दोनों क्या बोलेंगे, इन दोनों बोलेंगे कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या होगी सप्लीमेंट्री एंगल की परिभाषा, कोई से भी ऐसे दो एंगल जिनका आपस में योग 180 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर मुझे सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से घटा के निकल जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, सपोज करो 125 डिग्री ले लिया हमने, सपोज करो 125 डिग्री को तो ऐसे बनाते हैं तो चलता है, 125 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो मैं बात करूंगा इस 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ, इस 125 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ। तो अगर इस एंगल का मुझे सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से निकालूंगा तो 180 में से 125 गया तो कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 125 डिग्री का अगर मैं सप्लीमेंट्री निकालूँ तो 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तो क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कोण क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। किसी भी कोण का अगर पूरा कोण निकालना तो 180 डिग्री में से घटा के निकालो, वो 90 डिग्री में से घटा के निकालूंगा। किसी भी कोण का संपूर्ण कोण निकालना तो 180 डिग्री में से घटा के निकालूंगा। ठीक है, तो ये हो गई इन दोनों की परिभाषा। अब मैं एक छोटी सी टेबल है वो करवा देता हूँ, मतलब छोटी टेबल क्या आपका वो क्लियर हो जाएगा, ये दोनों एंगल में कन्फ्यूजन होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री के पूरा कोण और संपूरक कोण क्या होता है। तो मैं अभी छोटा सा एग्जांपल एक थ्रू में उनको क्लियर कर दूंगा, दोनों का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक साथ। ठीक है, ऐसा करता हूँ अच्छे से साफ हो रहा होगा शायद। वो नहीं, ब्लैक पेन जल्दी से साफ नहीं होता, ब्लैक इंक, बाकी रेड और ग्रीन तो तुरंत साफ हो जाती है ना, कोई बात नहीं। देखो तो जैसे कि मैं बनाता हूँ, इधर बना दिया मैंने पूरक कोण, जैसे इधर बना दिया मैंने एंगल लिख दिया इधर। ठीक है, और इधर हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश बड़ी है ना इसकी, पूरक कोण लिख दिया, ये हो गया पूरक कोण, और ये संपूरक कोण बना दिया, इधर हेडिंग डाल दी संपूरक कोण। ठीक है, सपोज करो मैंने ये एंगल ले लिया 25 डिग्री का ले लिया। ठीक है, ये एंगल मैंने 25 डिग्री का ले लिया, तो मुझे इस एंगल का पूरा कोण निकालना है। तो कितना आएगा इस एंगल का पूरा कोण, कितना आएगा, इस एंगल का पूरा कोण आएगा 65 डिग्री आएगा। पूरा कोण कैसे आएगा, 90 डिग्री में से घटा के निकालेंगे ना, 90 माइनस 25 करने को 65 आ जाएगा। तो इस एंगल का पूरा कोण कितना आएगा, 65 डिग्री है ना। अब सपोज करो मुझे इस एंगल का संपूरक कोण निकालना है, इस एंगल का संपूरक कोण निकालना है, तो 180 डिग्री में से घटाऊंगा, 180 में से पहले 20 घटा लो, 160 में से 5 घटा लो तो 155 डिग्री आ जाए। तो क्या होगा, मैंने इस एंगल 25 डिग्री है तो इसका मुझे पूरा कोण निकाला, मैंने इसका पूरा कोण आ गया 65 डिग्री। ठीक है, और इस एंगल का संपूरक कोण आ गया 155 डिग्री। ठीक है, तो और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने ये एंगल 3 डिग्री का लिया। अब मैं 3 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था, किसी भी एंगल का पूरा कोण निकालना है तो 90 डिग्री में से घटाएंगे, तो 90 डिग्री में से 3 दिए तो कितनी आ जाएगी, 87 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 3 का संपूरक कोण निकालना है तो क्या बोलता है, संपूरक कोण के लिए 180 डिग्री में से घटाएंगे, 180 डिग्री में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे, 177 डिग्री आ गया। ठीक है, 177 डिग्री आ गया।
ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, यहाँ से ये देखा कि सपोज करो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री में से घटाएंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका संपूर्ण कोण कितना होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, तो 180 डिग्री में से घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि इनके पूरा कोण और संपूर्ण कोण के बीच डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का। हम देख सकते हो ऐसे ये वाला मतलब संपूर्ण कोण पूरा कोण से 90 डिग्री है, इनका डिफरेंस ये वाला 90 डिग्री ज़्यादा है, संपूर्ण कोण और ये 90 डिग्री ज़्यादा है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ देख सकता हूँ, किसी भी एंगल का जो संपूर्ण कोण होता है, किसी भी एंगल्स का जो संपूर्ण कोण होता है वो हमेशा उस एंगल के कोटि पूर्वक या पूरा कोण से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। बस यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। सवालों में अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो आप और जल्दी से सवाल कर पाओगे। किसी भी एंगल का संपूर्ण कोण उसके कोटिपूर्वक एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा होता है। ठीक है, बस ये चीज़। अब चालू करते हैं अपन सवाल। जी हाँ, एक बार पानी पी लेता हूँ मैं। जी हाँ, अब दोस्तों अब सवाल चालू करते हैं। आप लोग सोचेंगे सर कितना बेसिक पढ़ा रहे हैं, तब से सवाल ही सवाल करवाना है, तो तब से बेसिक करवाना है, थ्योरम कंसेप्ट थ्योरम करवाना है। जी हाँ, अब मैं दोस्तों के अब वो सवाल करवाता हूँ आपको सवाल। बिल्कुल, अब मैं बताऊँगा आपको सवालों के अप्रोच क्या हूँ, कितने ईजी वे में करवाऊँगा, आपको हर एक सवाल समझ में आएगा। और मैंने छांट के क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारी किताब में बहुत सारे नोट्स का इस्तेमाल किया, वहाँ से मैंने क्वेश्चन चाहता हूँ जिस नोट से क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे ना, उस नोट से क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा प्रेफर किया है। ठीक है, 4-5 बुक्स उठाई हैं, उनमें से अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं सारे, CGL फ्री, CHSL, MTS, CPO, मेंस, CDS तक के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। 4-5 नोट्स लिए थे मैंने, उन सब में से जिनके भी अच्छे क्वेश्चन थे वो सब मैंने एक साथ पुट अप किए हैं। बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन को बनाने में। तो अब शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं खुद ही क्वेश्चन लिखूंगा, बेशक आपको टाइम लगेगा थोड़ा, आप चाहे क्वेश्चन लिखते टाइम उसको आप थोड़ा सा काट सकते हो। मेरे लिए भी बहुत कठिन है क्वेश्चन लिखो फिर उसका सॉल्यूशन कराऊं, बट मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं सब कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ज्योमेट्री है बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल कन्फ्यूजन रही ना। भले बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं इतने शिद्दत से पढ़ाऊँगा आप लोगों को, इतनी चीज़ें इतना बेसिक से कराऊँगा। हर एक सवाल मैं अपने हाथों से लिखूँगा बोर्ड पे और हाथों से सॉल्यूशन लिखूँगा। शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट बताऊँगा, बिल्कुल बाई ऑप्शन अप्रोच बताऊँगा मैं आप लोगों को कैसे सवालों को तुरंत सॉल्व करते हैं। अगर कोई सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसका आपको बेसिक भी कराऊँगा और उसका शॉर्ट ऑप्शन और बाई ऑप्शन भी करवाऊँगा और शॉर्ट मैसेज भी कराऊँगा। बिल्कुल हर सवाल का बेसिक करवाऊँगा और हर सवाल का ही लोगों सारे सवाल का ही मैं शॉर्टकट भी तैयार करूँगा। तो आप बहुत अच्छे से करना। तो मैं चालू करता हूँ क्वेश्चन 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन में नहीं कंसेप्ट बनने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 खुद ही क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग कुछ नहीं करना, बोर्ड पर सीधा क्वेश्चन उतारना है। ज्योमेट्री में ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं, मतलब थ्योरी कम होती है, मतलब 1-2 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यदि दो संपूरक कोणों का योग, यदि दो संपूर्ण कोणों का योग, यदि दो संपूर्ण कोणों का अंतर है, योग नहीं दे रहा सवाल में, और इस दीज ऑल आर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। यदि दो संपूर्ण कोणों का अंतर दे देगा 74 डिग्री, अंतर दे देगा मुझे 74 डिग्री है, तो उन दोनों कोणों का मान क्या होगा, उन दोनों कोणों का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, यदि दो संपूर्ण कोणों का अंतर 74 दे देगा तो उन दोनों कोणों का मान क्या क्या होगा, तो उन दोनों कोणों का मान मुझे बताना है। तो मैंने क्या बोला, तो मैं वो दोनों कोण ले लेता हूँ। मैंने सपोज करो एक कोण मैंने थीटा ले लिया और एक कोण मैंने अल्फा ले लिया। तो क्या बोला था, यदि दो संपूर्ण कोणों का अंतर 74 डिग्री दे रहा है
तो मैंने क्या बोला था, कोई भी दो एंगल संपूर्ण एंगल कब कहलाएंगे, जब उन दोनों कोणों का ये 180 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ अगर ये दोनों एंगल थीटा प्लस अल्फा संपूर्ण कोण है तो इन दोनों कोणों का ये 180 डिग्री होगा, तभी तो दोनों संपूर्ण होंगे। अब सवाल में बना कि दोनों एंगल संपूर्ण कोण है, संपूर्ण कोण बताया था, एक मैंने थीटा माना और एक एंगल मैंने अल्फा माना, तो ये दोनों कोण संपूर्ण कोण तब कहलाएंगे जब इन दोनों कोणों का 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा है कि संपूर्ण कोणों का अंतर 74 डिग्री दे रखा है। सपोज करो मैं यहाँ से थीटा को मैं बड़ा मान लेता हूँ, अल्फा को छोटा मान लेता हूँ, इसमें ऐसे नहीं देखो दोनों कोणों का मान बताना है मुझे। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का अंतर दे रखा है थीटा माइनस अल्फा बराबर 74 डिग्री दे रखा है। तो मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ तो आपने खूब सॉल्व करी होगी, ये एक दो सर्व समीकरण बन गई। तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही होगा, किसी भी एक को जोड़ो फिर घटाओ फिर दोनों के उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का सम दे रखा है और किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर दे रखा है तो उन दोनों संख्याओं का मान कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने दो संख्याएं ले ली, ए और बी ले ली, और यहाँ से मैं दे देता हूँ ए ग्रेटर देन बी मान लिया। ठीक है, तो संख्या ए और बी का सम दे रखा है मुझे, संख्या ए और बी का सम दे दिया 50 डिग्री, और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया मुझे ए माइनस बी का अंतर दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री दे रखा 30 डिग्री। तो मैं अब ये मेरे पास दो समीकरण आ गए, अब मैं इन दोनों समीकरण को सोल्व कैसे करूँगा, एक बार मैं जोड़ लेता हूँ एक बार घटा देता हूँ, तो दोनों समीकरण के हल, दोनों समीकरण की मतलब ये दोनों संख्याओं की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से बात करता हूँ मैं, अगर पहले बार इन दोनों संख्या को जोड़ लेता हूँ एक बार, तो यहाँ से जोड़ूंगा तो 2a का मान कितना आ जाएगा 50 प्लस 30, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 प्लस 30 बटा 2 आ जाएगी। अगर मैं ये दोनों संख्या को घटा दूँ a प्लस बी बराबर 50 डिग्री दे रखा है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दे रखा है। अगर मैं इन दोनों संख्या को घटा दूँ, इन दोनों संख्या को घटा दूँ, तो यहाँ से मुझे ए से तो ये कट जाएगा और b प्लस बी 2b हो जाएगा, 2b का मान 50 माइनस 3, तो यहाँ से b का मान कितना आएगा 50 डिग्री माइनस 30 डिग्री बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से ये मान आएगा 50 30 80 प्लस 40 आ जाएगा, 50 में 30 घट 20 तो 10 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व की, अगर मुझे किन्हीं भी दो संख्याओं को सम दे रखा है और किन्हीं भी दो संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है तो मुझे बड़ी संख्या की वैल्यू कैसे निकालनी है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दूंगा। तो यही तो आया, मुझे इन बड़ी संख्या की वैल्यू निकालना, दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा किया तो ये बड़ी संख्या की वैल्यू आ गई ना। और छोटी संख्या की वैल्यू कैसे आएगी, छोटी संख्या बी है, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ये छोटी संख्या बी है। तो छोटी संख्या निकालनी है तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को घटाकर आधा कर दूंगा। तो क्या सिखाया मैंने कि अगर किन्हीं भी दो संख्याओं का सम दे रखा है और किन्हीं भी दो संख्याओं को अंतर दे रखा है तो बड़ी संख्या की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे, और छोटी संख्या की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उन दोनों संख्याओं को घटाकर आधा कर देंगे। डायरेक्ट कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट में बता रहा था। ये भाई सब जगह काम आएगा, ये कंसेप्ट दिखने में लगे ईजी होगा बट ये कंसेप्ट सब जगह काम आएगा। ब्लैक के साथ दिक्कत है, मिटता नहीं है जल्दी से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे मैं बताया था कि ये थीटा ग्रेटर देन है, थीटा में से घटा के अल्फा घटाया तो थीटा ग्रेटर देन है, तो इस बड़े एंगल की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे, कितनी होगी 180 डिग्री प्लस 74 बटा 2, और इस एंगल अल्फा की वैल्यू क्या है, छोटा एंगल तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 74 बटा 2। ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा, आप कर सकते हैं उसको। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कर लो ना, नंबर प्लस 37 126 डिग्री आ गया यहाँ से। इसकी वैल्यू कितनी 180 में से 74, पहले आप 180 में से आप 70 घटाओ, 110 में से आप 4 घटाओ। ये मैंने आपको सॉल्व मतलब कैलकुलेशन करना नहीं है, ऐसे नहीं करना आपको। अब मैं आपको इन सवालों के माध्यम से कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। कैलकुलेशन आपको ऐसे अलग कोने में ले जाके नहीं करनी, सब कुछ मन में करना है। देखो तकलीफ होगी मन में करने में, लेकिन अगर एक बार आप इन चीज़ों को पकड़ लोगे ना तो आपकी स्पीड में इतना इम्प्रूवमेंट होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। जैसे कि हर चीज़ आप कोने में ले जाके घटाते हो, नहीं ऐसे नहीं करना। चीज़ों को जितना हो सके दिमाग में करने की कोशिश करो, क्योंकि ये कोशिश आपको जब काम आएगी जब आपके सवालों में तुरंत आप सवाल सॉल्व कर पाओगे, तो आप लोगों को बहुत टाइम बचेगा। जैसे कि मुझे घटाना है 180 74 घटाना है, तो आप लोग क्या करते होंगे, अब तक यही करते आएंगे मुझे पता है। 10 में से 4 गए तो 6, कितना बचा 7 में 7 गए 0, ये 1 बचा।
ऐसे नहीं करना अपने को करना है 180 में से पहले आप 74 को 70 मानो। 180 में से 70 तो कोई भी घटा सकता है, 110 में से 4 और घटा लो, कितना आएगा 106, 106 ही आ गया। कैसे, इसको बोल रहा हूँ, मन में करना है। कैसे करना है, 180 में से पहले आप 70 घटा लो, 180 में 70 घटाएंगे कितने आएंगे 110, 110 में से 4 और घटाओ कितना है 106, 106 का आधा कितना होता है 53 होता है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू ये आ रही 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी ऐसे कर सकते थे आप, 180 में 70 जोड़ो कितना है 180 में 70 जोड़ो 250, 250 में वो करेंगे 254, 254 का आधा कितना होगा 100। ये गलत है, तो 254 ही तो आ रहा है ऑप्शन 254 का, सॉरी गलत होगा, हमारा ये याद आ गया 127 डिग्री आ गया। एक एंगल थीटा होगी, बड़े एंगल की वैल्यू 27 होगी और छोटे एंगल की वैल्यू 53 डिग्री होगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आया ना दोस्तों समझ में? देखो सवाल तो कोई भी करेगा, आप सवाल तब आपको इजी लगेंगे जब आप उसका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे डिटेल में पढ़े होंगे ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने डिटेल पढ़ाने में 1 या 1.25 घंटा दिए हैं आपको। अब आप सवाल तो बहुत इजीली, मैं भी नहीं कराऊँ तो भी आप खुद से कर पाओगे, इतना ईजी कर दिया मैंने अब आप लोगों के लिए। तो मैं ध्यान दूंगा सबसे ज़्यादा कंसेप्ट को पढ़ाने में, कंसेप्ट मजबूत करने में ध्यान दिया। अगर नींव मजबूत हो गई तो फिर थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई तो सवाल तो आपने यहाँ पे खुद से ही कर लोगे आप। तो दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, हर क्वेश्चन लिख के बताना पड़ रहा है भाई, बहुत मेहनत लग रही है। अपने दोस्तों को बताना, दोस्तों बहुत फायदा मिलेगा उनको भी। एक कोण का मान, क्वेश्चन दे रखा है, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से, एक कोण उसके कोटिपूरक 14 डिग्री है, 14 डिग्री कम है। कोण का मान ज्ञात कीजिए, हम उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब मैं बात करता हूँ, क्या सवाल में क्या बोला, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो उस कोण का मान ज्ञात करना है। सपोज करो मैंने वो कोण मान लिया थीटा मान लिया, वो जो कोण निकालना है मैंने वो थीटा मान लिया। अब सवाल में क्या बोला था, एक कोण का मान अगर थीटा का मान उससे कोटिपूरक कोण से, तो इस थीटा का कोटिपूरक क्या होगा, कोटिपूरक या पूरक दोनों, तो इस थीटा का कोटिपूरक क्या होगा। मैंने क्या बोला था, किसी भी एंगल का कोटिपूरक एंगल निकालना है, कोटिपूरक निकालना है तो क्या करेंगे 90 डिग्री में से घटाएंगे। तो इस एंगल का कोटिपूरक क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अभी सवाल में क्या बोला कि एक कोण का मान उससे कोटिपूरक कोण से, जैसे कि थीटा का मान उससे थीटा का कोटिपूरक कितना, कोटिपूरक कोण से नंबर थीटा से 14 डिग्री कम है, तो उस कोण का मान। तो अब मुझे एंगल थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू आराम से आ जाएगी, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा और 90 में से 14 गया तो कितना आएगा 90 में से 14। देखो ये चीज़ें आपको ना, आप सोचोगे सर इतना कैसे बता रहे हैं, मतलब ये इतनी चीज़ें कोई पता नहीं, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके आप बड़े बड़े सवालों में वो चीज़ें लगा पाओगे। 90 में से 14 मुझे ऐसे नहीं घटाना, 90 में से पहले मैं 10 घटाऊँगा, 80 में से पहले 4 घटाऊँगा, कितना आएगा 76, 73 डिग्री आ गया। ये अभी के लिए आप लोगों को ईजी लग रहा है, जब बड़े बड़े सवाल करवाऊंगा ना मैं तब ऐसे करवाऊंगा, ऐसे बताऊंगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जिस अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उस अप्रोच को पकड़ कीजिए। यकीन दिला रहा हूँ कि ये इतनी मददगार साबित होगी ना, आपके एग्जाम में आप सोच भी नहीं पाओगे, आपको रिजल्ट बाद में पता चलेगा। तो मैंने क्या बोला कि 90 में से 14 आप ऐसे मत घटाओ, पहले 90 में से 10 घटा लो, 80 में से 4 घटाओ 76। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 23 डिग्री है, तो इस थीटा का मान 23 डिग्री आता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा हूँ। बात करता हूँ 23वें क्वेश्चन की, क्या है, कोण के का संपूरक कोण, एक कोण है भाई, कोण के का संपूरक कोण, कोण के का संपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है, 12x + 4 डिग्री है और कोटिपूरक 6x डिग्री।
और कोटि पूरक 6x डिग्री है। तो के का मान निकालना है मुझे, तो उस कोण के का मान, तो उस कोण का मान निकालना है। ठीक है, कोण के की वैल्यू निकालनी है, कोण के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो कोण के का संपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है। तो ये इसका संपूरक कोण है, तो इनका मान 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से कोण के प्लस ही इसका संपूरक कोण 12x + 4 डिग्री, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण के प्लस इसका कोटि पूरक चीज, तो किसी भी कोण के उस कोण का कोटि पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये मैंने बताया था। ये इसका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मैं दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यहाँ से मैं के का मान फाइंड आउट कर लूँगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा दूँ तो यहाँ से के कट जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख देंगे हम। ठीक, तो अगर मैं घटाऊंगा इन दोनों इक्वेशन को, तो 12x में से 6x गई तो 6x प्लस ये 4 डिग्री आ गया। 180 में से 90 गई तो 90 डिग्री आ गया। यहाँ से 6x बराबर कितना आएगा 94। 6x बराबर कितना आएगा, यहाँ से 6x बराबर 86 आएगा। ठीक है, x का मान कितना होगा 86/6। ठीक है, अब मैं इस x की वैल्यू इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दूंगा, तो k का मान आ जाएगा। मुझे इस समीकरण में रखना इजी लग रहा है, तो मैं इस समीकरण में x का मान रखूंगा। तो k + 6 × 86/6 बराबर 90 डिग्री। यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, तो k + 86 बराबर 90 डिग्री। तो k बराबर कितना आ जाएगा 4 डिग्री आएगा। ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी 4 डिग्री। ठीक है, तो ये तो इस सवाल का होगा बेसिक। क्या आप इतना करोगे कि नहीं, अपन को ऐसे करना ही नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस है। अगर ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम चले जाएगा। तो मैंने अभी आपको जब एक पूरा कोटि पूरा कोण बता रहा था, तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी। तो टेबल बताइए तो उसका कुछ तो यूज करना होगा, इसी पर्पज से तो मैंने आपको टेबल बताई थी। तो अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक ही है वो भी, पर बिल्कुल लिखने का कम लिखेंगे और जल्दी उत्तर आएगा उससे। तो मैं आपको बताऊंगा, उसमें ना थोड़ा दिमाग लगेगा, बट आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक, टेबल बताई थी हम। तो ये तो हुआ कोण के। ठीक है, इस कोण के का कोटि पूरक 6x, इसका समपूरक 12x। ऐसी टेबल बनाई थी ना मैंने थोड़ी देर पहले। यहाँ पे मैंने एंगल लिखा था, यहाँ पे मैंने उसका कोटि पूरक लिखा था, यहाँ पे मैंने समपूरक कोण, मतलब यही हो गया। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी कोण का समपूरक कोण उससे कोटि पूरक कोण से 90 डिग्री होता है। यानी कि ये जो एंगल होगा ना, इसी कोटि पूरक से एंगल से 90 डिग्री होगा, अर्थात इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इसमें से ये घटाऊंगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाता है, ये बड़ा है। तो 12x में से 6x घटाऊंगा, कितना आएगा 12x में से 6x घटाया तो 6x + 4 आ जाएगा ना, बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 86। 6x की वैल्यू, अब यहाँ पे 6x दे रखा है, इसकी वैल्यू 86 आ गई। अब ये के हुआ है, के का कोटि पूरक 86 दे रखा है, तो इसका मान कितना होगा 90 डिग्री में से घटा के निकलेगा ना, तो इसका मान 4 डिग्री नहीं आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि अब देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है ना। किसी भी कोण का के ने भी दो कोटि पूरक कोण का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये के है, ये इसका कोटि पूरक है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हुआ। ये अगर 86 है तो ये 4 डिग्री बचा। ऐसे ही देखो लिखा कितना सा बस एक लाइन में लिखा है, उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगी सवालों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 के बाद कर लेता हूँ मैं। 4 क्या बोल रहा है, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने, उस कोण के 4 गुने
से 10 डिग्री अधिक है, उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। ये अपने पास सवाल है। उतार लिया आप लोगों ने कॉपी में? उतार लो भैया, मैं खुद बोर्ड पे गिरा हूँ तो आप कॉपी में उतार लो। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आप लोगों को। किसी प्रीवियस की किताब में सॉल्व करने की जरूरत है। आप मेरा पूरा ज्योमेट्री पढ़ो और डायरेक्ट प्रीवियस से लगाओ। आपको किसी अदर किताब की, क्योंकि मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊँ 500 से ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं खुद ही करवा दूंगा आप लोगों को। तो फिर आपको किसी भी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा भैया। जितने ज़्यादा होंगे मॉक टेस्ट हो गए उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आप कुछ मत करना, मेरी सीट ख़त्म करना। जो जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, जो जो कंसेप्ट करवाता हूँ, बड़े आराम से पढ़ना उनको। उसके बाद में देन यू सोल्व द टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। बिल्कुल आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको पता चल जाएगा सर ने जो बोला था वो सही बोला था, कि साले एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में जो मेरे से नहीं हो रही। और बिल्कुल फुल स्पीड में करोगे आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोला है, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। मूल कोण में कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। बढ़िया लैंग्वेज है, क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने। और मैं आप में से 70% में गलत आएगा, क्योंकि आप सवाल को ढंग से पढ़ते ही नहीं हो, आप सीधा सवाल खुद करने लग जाते हो। ये कौन, ये अगर क्वेश्चन इतना आसान होता तो इतनी सारी लैंग्वेज पे एक ही जैसे क्वेश्चन थोड़ी ना देता। इसमें कुछ तो ट्विस्ट किया होगा, वरना अब तक मैंने चौथा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे लैंग्वेज में आए थे, तो ये कुछ तो अलग किया होगा एग्जामिनर ने। तो बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को ढंग से भी पढ़ लिया करो। अब इसकी इतनी अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। यहाँ पे ट्विस्ट किया जाएगा लैंग्वेज को, तो मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। जिन जिन का नहीं आया उत्तर अच्छा, तो वो आप इधर देख सकते हो, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या बोला जाए, किसी कोण का संपूरक कोण, मैं मान लेता हूँ वो कोण माना मैंने, थीटा मान लिया। सपोज करो मैं वो एंगल मैंने थीटा मान लिया। उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री। किसी कोण का संपूरक कोण, इस कोण थीटा का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, उस कोण के 4 गुने, उस कोण थीटा के 4 गुने, थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। ये आपको हिंदी में बोला गया है, गणित की भाषा में मैंने ऐसे लिख दिया। कैसे, मैंने वो एंगल माना थीटा और उस कोण थीटा का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये लैंग्वेज हिंदी में बोली मैंने, मैथ की भाषा में लिख दी। ठीक है, अब आगे क्या बोला, अब यहाँ से मैं उस कोण थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। अब मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो कितनी आएगी, 170 प्लस 5 थीटा आ गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 34 डिग्री। 5×5 = 5 थीटा की वैल्यू 34 डिग्री। अब आप लोगों का आंसर आ रहा था 34 डिग्री। यही तो आपने गलती कर दी। आगे आपने सवाल अच्छे से पढ़ा ही नहीं, बस आपको तो बस थीटा माना और बस यही निकालना। नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे से ध्यान रखना, सवाल को पहले आप अच्छे से समझा करो, पढ़ा करो अच्छे से। तो इसमें क्या बोला, मूल कोण का कोटिपूरक कोण निकालना है। मुझे मूल कोण ही नहीं निकालना, इस मूल कोण का मुझे कोटिपूरक कोण निकालना है। तो क्या बोला था, किसी भी कोण का कोटिपूरक कोण निकालना है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से घटाएंगे। तो अब मैं इसको 90 डिग्री में से घटा दूंगा 34 को। फिर वही ऐसे नहीं घटाना आप लोगों को, 90 में से पहले आप 30 घटा लो, कितना आएगा 60, 60 में से 4 घटाओ तो 56 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 56 डिग्री। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, बात करता हूँ क्वेश्चन 5 की। 2 क्वेश्चन और है इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, कोण ए का संपूरक कोण, कोण ए का कोण ए का संपूरक कोण, उसके कोटिपूरक की, उसके
कोटि पूरक से, कोटि पूरक के 2 गुने से 40 डिग्री, कोटि पूरक के 2 गुने से, उतार रहे हो ना अपने कॉपी में, उतार लो भैया, ऐसे कैसे 40 डिग्री, 40 डिग्री अधिक है। कोण ए के संपूरक कोण कोटि पूरक को मानेंगे, तो कोण ए के, तो इस कोण ए के संपूरक और कोटि पूरक कोण का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन उतार लें आप लोगों ने, उतार लो भैया, फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप रिवीजन करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उनका सॉल्यूशन रहेगा, तो और अपने हाथों से बनाए, अपने हाथों से लिखे हुए क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन ये तुरंत समझ में आता है जब आप रिवीजन करोगे ना एग्जाम के टाइम में। तो मैं लिख रहा हूँ उतनी देर में, तो आप भी लिख सकते हो ना, तो लिख लो आपको, ठीक है। अब मैं इसके बाद करता हूँ उसका सॉल्यूशन। पहले तो क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज, सपोज करो मैंने कोण ए है, इस कोण ए का संपूरक कोण, इस कोण ए का संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस ए होगा ना। क्या बोला था मैंने, किसी भी एंगल का अगर संपूरक कोण निकालना है तो 180 डिग्री में से घटा के आएगा। तो क्या बोला, कोण ए का संपूरक कोण, कोण ए का संपूरक कोण आएगा ये 180 डिग्री माइनस ए, कोण ए का संपूरक कोण, उससे कोटि पूरक के 2 गुने से, कोण ए हो गया, इसका कोटि पूरक क्या आएगा, 90 डिग्री में से घटा के आएगा क्या संपूरक कोण, उससे कोटि पूरक के 2 गुने से, कोटि पूरक क्या आएगा 90 डिग्री माइनस ए, उससे कोटि पूरक के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है। ये गणित की भाषा में लग दिया है ना। अब यहाँ से मैं एंगल ए का मान आसानी से निकाल सकता हूँ, कैसे, 180 डिग्री माइनस ए और 180 डिग्री माइनस 2a प्लस 40 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से a बराबर 40 डिग्री आ जाएगा ना, यहाँ से a बराबर 40 डिग्री। अब मुझे इस स्टेप पे आना है डायरेक्ट, ये मुझे लिखना ही नहीं है। ये चीज़ें हम धीरे, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी ग्रोथ बढ़ेगी। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ में आ जाए, को पकड़ लिया ना, तो मुझे इस स्टेप से स्टेप आना है, वो चीज़ बिल्कुल माइंड में करनी है, मुझे तुरंत ए बराबर 40 डिग्री लाना है। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप ऐसे करने लग जाओगे ना तो आपकी स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ध्यान रखना। तो क्या करना है मुझे, मन में करना है मुझे, 180 डिग्री माइनस है, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2 है, तो 180 में से 180 डिग्री गया, माइनस 2a को मैं इधर लाऊंगा तो a आएगा, a बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो वो स्टेप गायब करना है, इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पर आना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे ना तो आप देखना, जब आप बिल्कुल आप पूरी गणित तैयार कर लोगे ना, फिर आप देखना आपकी स्पीड कितनी बूस्ट हो जाएगी। अलग से कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सवालों के बीच में जो कैलकुलेशन आएगी उस तरीके उन कैलकुलेशन को आप पढ़ना है, वहाँ से आपकी स्पीड बूस्ट होगी। कोई फ़ायदा नहीं है अलग से कैलकुलेशन करने का। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है, सवालों के बीच में जो आती है ना कैलकुलेशन, उसके साथ अगर आप लोगों ने अच्छे से डील कर ली ना, तो वो कैलकुलेशन से आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से a बराबर 40 डिग्री आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला, कोण ए का संपूरक कोण, तो इस कोण ए का संपूरक कोण कितना होगा, किसी भी एंगल का संपूरक एंगल निकालना, तो क्या बोला था मैंने, 180 डिग्री में से घटाएंगे। तो इस 40 डिग्री का संपूरक कोण कितना हुआ, 140 डिग्री होगा ना, 180 में से घटाएंगे। अब इस कोण ए का कोटि पूरक कोण, 40 का कोटि पूरक कोण कितना होगा, 50 डिग्री। तो मुझे इन दोनों का सम पूछा तो कितना आएगा, 190 डिग्री, 190 डिग्री उत्तर आ जाएगा, ठीक है, समझ में। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। फिर ये लाइन्स एंड एंगल्स कल की क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा। कल की क्लास में पैरेलल लाइन्स वाले सवाल होंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज की क्लास में तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो मेरे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक क्लास में, ठीक है। तो मैं लास्ट करवा देता हूँ, ये काटना है भैया, क्वेश्चन मिटाए वहाँ से, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस कंसेप्ट पर, तो वो देख लेते हैं अपन। 5 हो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का नाम है एक्स और वाई दो संपूरक कोण है, एक्स
और वाई दो संपूरक कोण, ठीक है, एक्स और वाई दो संपूरक कोण, एक्स और वाई दो संपूरक कोण। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, कोण वाई के कोटिपूरक का, कोण वाई के कोटिपूरक कोण का आधा है, कोण का आधा है। तो मुझे एंगल एक्स अनुपात एंगल वाई निकालना है ऐसा इस सवाल में। ये बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, CDS का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आ सकता है फिजिकल मेंस में, आ सकता है आने वाला जो मेंस लगेगा उसमें, ठीक है। इस सवाल में क्या बोला गया, इस सवाल में आप बहुत सारे मतलब बहुत गलती करेंगे, बट कोई बात नहीं, कोशिश करो। गलती करोगे लेकिन कोशिश करो, एक दिन आप कोशिश करते करते आपकी बहुत अच्छी मेहनत हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये एक्स और वाई दो संपूरक कोण है। तो अब सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। एक्स और वाई दो संपूरक कोण है, यहाँ पे सवाल में दे दिया कि एक्स का संपूरक कोण वाई है, मैं से बोलो वाई का संपूरक कोण एक्स है, ठीक है। एक्स और वाई दो संपूरक कोण है। यदि कोण एक्स का संपूरक कोण, कोण एक्स का संपूरक कोण वाई, ये सवाल में दे रखा है कोण एक्स और वो दोनों संपूरक कोण, कोण एक्स का संपूरक कोण। यहाँ पे अपन को ये नहीं लिखना कोण एक्स का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस एक्स नहीं लिखना, क्योंकि इसमें सवाल में खुद नहीं मेंशन कर दिया कि एक्स और वाई दो संपूरक कोण है, एक्स का संपूरक कोण वाई है, सवाल में मेंशन कर दिया। तो यहाँ से कहते हैं कोण एक्स का संपूरक कोण, कोण एक्स का संपूरक कोण वाई है। इस y का मान कोण y के कोटिपूरक, और कोण y का कोटिपूरक कितना होगा 90 डिग्री माइनस y, कोटिपूरक के लिए 90 डिग्री में से घटा के आएगा। इस सवाल में सिर्फ संपूरक के बारे में दे रखा है, कोटिपूरक के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो कोटिपूरक हम 90 डिग्री में से घटा के ही मानेंगे। तो y के कोटिपूरक क्या होगा 90 डिग्री माइनस y होगा, कोण का आधा है, यहाँ से ये दे रखा है सवाल में, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2y बराबर 90 डिग्री माइनस y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, नहीं आएगी। इधर लाऊंगा 3y बराबर 90। अब x और y तो संपूरक कोण है, तो x और y का मान कितना आएगा, x और y का मान 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे y बराबर 30 डिग्री आ गया, तो x बराबर कितना आएगा 150 डिग्री आएगा, तो x अपन y, तो 150 बटा 30 पूछा, तो 5:1 आ जाएगा, तो इसका उत्तर 5:1 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सवाल था, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट पे ये सब सवाल हो गए, और इस सवाल आप इन सवालों को सॉल्व कीजिए, और इस कंसेप्ट पर आप आज ही लगा के देख लीजिए, पूरा पीरियड चले, आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है।